नमस्कार साथियों, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई एक पाठ जो है 12वीं क्लास का हिंदी विषय के उसने कहा था के बारे में। तो देखिए, बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोरों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बंकू काट वालों की बोली का मरहम लगावे। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं और कभी उनके पैरों की उंगलियों के पैरों को चींथ कर अपने को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लट्ठी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुंदर उमार कर बच्चों खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लल्ला जी, हटो बाछा करते हुए फेंटो खचरों और बतकों, गन्ने और खोमचे और भारे वाले के जंगल में राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ नहीं चलती, जीभ नहीं पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी बचनवाली के ये नमूने हैं कि हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। यानी कि इस समष्टि का अर्थ है कि तू जीने योग है, तू भाग्य वाली है, तू पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तो क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। यानी कि जब जो है ठेले वाले गाड़ी वाले जब शहर के गलियों से गुजरती है तो क्या होता है, कोई ना बूढ़े बुजुर्ग आदमी लोग सामने ही रहते हैं, सीटी मारने पर भी नहीं हटते हैं, तो उन सब के लिए जो है ये बात कही गई कि हो हट जा काका, तो काहे हमरा गाड़ी के नीचे आवे के चाहता रही है ना। यही सब जो है इनकी कहना है। ऐसे बंकू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले, ठीक, और उसके बालों और इसके ढीले सुतले से जान पड़ता था कि दोनों क्या थे, सिख थे, और वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह जो है लड़की रसोई के लिए बढ़िया लेने आई थी। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गट्ठी को गिने बिना हटाता न था। यानी कि अब इसी बीच क्या हुआ, एक लड़का और एक लड़की जो है दुकान पर आके मिले और एक जो है मतलब दोनों के पहनावे से लगा था कि वो दोनों क्या है, सिख है, और एक जो है अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था, तो लड़की जो है रसोई के लिए बड़ी लेने आया था। और दुकानदार साहब जो है एक दूसरे आदमी के साथ जो है गुथ रहा था, नहीं बातचीत कर रहा था, क्योंकि जो है जो शेर भर गीले पापड़ों को जो दे रहा था वो बिना गिने हुए हटा रहा था वहाँ से, ठीक ना। तो उसी बीच कहता है कि तेरा घर कहाँ है, लड़का बोलता है, तो लड़की बोलती है मंगड़े में, और तेरे कहाँ है, तो लड़का बोलता है माझे में। तो बोला यहाँ कहाँ रहती है, लड़का बोला तो अतरन सिंह की बैठक में, वो मेरे मामा है, लड़की ने जवाब दिया। और फिर लड़का ने बोला कि मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। और इतने में दुकानदार निपटा और इन दोनों के सौदे देने लगा, और सौदा देकर दोनों जो है साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुरमाई हो गई। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर और धत कहकर दौड़ गई और लड़का जो है मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ तो कभी दूध वाले के यहाँ, कभी अकस्मात दोनों मिल जाते थे, और यह महीना भर यही हाल रहा उन दोनों का। और 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुरमाई हो गई, और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। तो लड़का बोला कब, तो लड़की बोल रही है कि कल, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। और उसके बाद जो है लड़की भाग गई, और लड़के ने घर की राह ली और रास्ते में एक लड़के को
मोरी में धकेल दिया और एक छावरी वाले की दिन भर की कमाई जो है खो दी, और एक जो है कुत्ते को पत्थर मारा, और एक गोभी वाले के थैले में जो है दूध को उड़ेल दिया, और सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर जो है अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं जाकर जो है वह घर जाकर पहुंचा। अब जो है यहाँ से जो है इस कहानी में दूसरा मोड़ आ जाता है। ठीक आगे है, राम राम यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई, लुधियाने से 10 गुना जारा, और मेह में बर्फ ऊपर से, और पिंडलियों तक कीच में धंसे हुए हैं, और गनीम कहीं दिखता ही नहीं। घंटे 2 घंटे कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। यानी कि ये युद्ध का समय है, और जो है तो कह रहा है कि राम राम ये भी कोई लड़ाई है कि दिन रात जो है हम लोग खंदक में ही पड़े रहते हैं, और लुधियाना से भी 10 गुना ठंडा है वहाँ पे, और मेघ में जो है मेघ तो है ही, ऊपर से बर्फ भी गिर रही थी, और जो है वो जो है कीचड़ में धंसे हुए थे, और गनीम जो है कहीं दिखाई पड़े। कभी कभी ऐसे धमाके होते थे वहाँ पे जहाँ पे कान के पर्दे फाड़ देने वाले धमाके होते थे, और धरती जो है हिल जाती थी, और 100-100 गज जो है धरती उछल पड़ती थी। ऐसे ऐसे उस युद्ध में जो है होते थे। और इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े, और बोल रहे हैं कि इस गैबी गोले से कोई बच जाएगा तो भी तो लोग कोई लड़ाई करेगा। नगरकोट का जलजला सुना था, यहाँ दिन में 25 जलजले होते थे। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कुहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती थी, और न मालूम बेईमान मिट्टी में लपटे हुए हैं या घास की पट्टियों में छिपे हुए हैं। ये जो है एक सैनिक जो है बोल रहा है। लाना सीन और 3 दिन है। ठीक, लाना सिंह बोल रहे हैं कि और 3 दिन बाकी है इस युद्ध में। 4 तो खंदक में बीत ही गए, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी हो जाएगी। ये बात जो है लाना सिंह बोल रहे हैं, और अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। और उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल की सी हरी घास है, और फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, और कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। ठीक, और 4 दिन तक पलक नहीं झपी। 4 दिन से जो है वो लोग खंदक में ही युद्ध के लिए मतलब जग कर ही मतलब बॉर्डर पे लड़ रहे हैं। और बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेले मारकर न लौटा तो मुझे दरबार साहब की हथेली पर मत्था टेकना नसीब न होगा। और पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं, और यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा, और पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये सब जो आपस में बात कर रहे थे, और उसके बाद जो है जनरल साहब जो है पीछे हटने का कमान दे दिए। उस दिन क्या हुआ था, पीछे हटने का जनरल साहब ने जो है कमान दे दिया था, नहीं तो क्या होता, सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों, सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा। ऐसा क्यों? तो लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते हैं, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी बोले, सच है। लाला सिंह फिर बोला, पर क्यों? हड्डियों में तो जारा धंस गया है, सूर्य निकलता नहीं, और खाई में 2 तरफ से चंबे की बावालियों के से सोते झर रहे हैं, और एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। और बोल रहे हैं एक सैनिक जो है कि इस खंदक में बैठे बैठे न
सोते झर रहे हैं, एक धावा हो जाए तो क्या होगा, देह में थोड़ी गर्मी आ जाएगी। और उद्यमी उठ सिंगड़ी के कोले डाल, सिंगड़ी में जो है कोले डाल यानी आग तापने वाला जो होता है ठंडा के मौसम में, देखते हैं घूरा जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें बोल रहा है कि कोयले डाल। और वजीरा तुम 4 जन बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। अब वजीरा को कोई हुक्म दे रहे हैं कि तुम बाल्टी लेकर जो है खाई का पानी जो है साफ करो। और महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दो। और महासिंह को बोल रहे हैं कि भाई तुम जाओ, शाम हो गई है, खाई का जो दरवाजा है वहाँ का पहरा जो है बदल दो, अब वहाँ पे दूसरे आदमी को रखो। और यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगा। और ये सब बात कौन कर रहा है, सूबेदार जी बोल रहे हैं। फिर वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, इसमें क्या था, वजीरा सिंह जो था पलटन का विदूषक था, और बाल्टी में गंदा पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल जो है फट गए। लाना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर के हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। फिर बोला, हाँ देश क्या है, स्वर्ग है, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 खूमा जमीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के जो है क्या करूँगा, बूटे लगाऊँगा, और लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे, या वहीं दूध पीने वाले फिरंगी मेम चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। ऐसा देश देश की चाल है, आज तक मैं उसे न समझ सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने से हट करती है, होठों में लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा जो है बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए नहीं लड़ेगा। अब मेम साहब जो है क्या करता है, उसको सिगरेट देने का हट करता है, होठों में लगाता है कि तुम पी लो, लेकिन वो क्या करता है, पीछे हट जाता है। तो वह समझती है कि राजा जो है बुरा मान गया, अब मेरे देश के लिए जो है नहीं लड़ेगा। तो बोला, अच्छा अब बोधा सिंह कैसा है? तो बोला कि अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूँ। रात भर तुम दोनों कंबल उसे चढ़ाते हो और आप सिंगड़ी के सहारे गुजर करते हो, उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, और अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, और आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम न मांदे पड़ जाना। जारा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। और मेरा डर मत करो, बोल रहा है कि मेरा डर मत करो, मैं तो बुलबुले की खड्ड के किनारे मरूंगा, भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा, और मेरे हाथ में लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरा चढ़ाकर कहा, क्या मरने की लगाई है मेरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों कुछ गाओ, हाँ कैसे। उसके बाद जो है गाना लोग गाते हैं पंजाबी में। अब जो है पंजाबी तो मुझे आती नहीं है, आप लोग अब तो गाना मुझे पंजाबी आती नहीं है, ये गाना है पंजाबी यहाँ से यहाँ तक, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी कहानी में। ऊपर जो आपने गाना पढ़ा, वो गाना का यहाँ अर्थ है कि ये दिल्ली शहर के पेशावर को जाने वाली, मंडी में लौंगों का व्यापार कर लेना, अड़ी नाढ़े का सौदा भी कर लेना। ओए अब हमें कद्दू चखना है, एक गोरे वर्ण वाली, कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है, अब हमें कद्दू चखना है। ये जो है उस गाना का मतलब, उस गाने में ऐसा बोला जा रहा है। अब आगे जो है, कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घर बारी सिख ऐसा चुल्ले गीत गाएंगे। पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी, और सिपाही फिर से जो है ताजे हो गए। बैठे बैठे थे, मन सुस्त था। अब आप ही जब कोई काम नहीं कीजिएगा तो मन कैसे लगेगा, जैसे पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो पढ़ने में मन कैसे लगेगा, है कि नहीं। मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते हो, ऐसा उस गाने को गाने से जो है सबके अंदर फुर्ती आ गई। अब जो है यहाँ से इस कहानी का जो है तीसरा मोड़ स्टार्ट होता है।
आगे इस कहानी का तीसरा मोड़ में है कि दोपहर रात हो गई, अंधेरा है, सन्नाटा हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्किटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरानकोट ओढ़ कर सो रहा है। और लहना सिंह जो है पहरे पर खड़ा हुआ है और एक आंख खाई में मुंह पर है और एक बोधा सिंह के बुलबुले शरीर पर। और बोधा सिंह कहार रहा है, कहारा और बोला, क्या बोधा भाई क्या है, पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, क्यों कैसे हो। पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम के तार दौड़ रहे हैं और दांत जो है बज रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। तो बोल रहे हैं कि अब और तुम क्या पहनोगे मतलब। तो बोला कि मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। बोला कि ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्मी जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से मेमे बुनबुन कर भेज रही है, गुरु उनका भला करे। यो कहकर जो है लहना सिंह अपना कोट उतारकर जो है जर्सी उतारने लगा। फिर बोला कि सच कहते हो। और लहना सिंह बोले, और झूठ नहीं झूठ। यो कहकर ना ही कहते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट जीन का टुकड़ा पहनकर पहरे पर खड़ा हुआ। और मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी, वो कोई जर्सी वर्सी आज नहीं आया था उनके लिए। बोला आगे, आधा घंटा बीता और खतरे इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन लेफ्टिनेंट साहब, हुकुम हुजूर। ठीक, और कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। और देखो इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है। लहना सिंह ने बोला, उसमें जो है 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। उन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काटकर रास्ता बनाया गया है और 3-4 जो है घुमाव है। जहां मोड़ है वहां 15 जवान खड़े कर कर आया हूं। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। खंदक छीन कर वहीं जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा। तो उसने बोला जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए और बोधा भी कंबल उतारकर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया और लहना सिंह समझकर जो है चुप हो गया। और पीछे 10 आदमी कौन रहे इस पर बड़ी हुज्जत हुई और कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया और लेफ्टिनेंट साहब लहना सिंह की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगा। और 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते हुए उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के जो पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों के से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए। शायद जो है साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। और क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे। ये लोग कहाँ गए थे, जर्मन के युद्ध में गए थे। तो बोल रहे हैं क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान जो है कब जाएंगे। तो उसने लहना सिंह ने बोला कि लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं। तो बोल रहा है, नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ। याद है पर साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी
जिले में शिकार करने गए थे। तो बोल रहे हैं कि हाँ हाँ वही, जब आप खेत पर खोते पर सवार थे और आपका खान खानसामा जो है अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने की राह जल चढ़ाने को रह गया था। और बेशक पाजी कहीं का, सही कर रहे हो तुम, ऐसा बोल रहे हैं। और सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी नहीं देखी। और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पट्टे में निकली। और ऐसा अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मैस में लगाएंगे। उसने क्या कहा था कि नीलगाय का सिर आ गया था ना, आपने कहा था कि जो हम रेजिमेंट की मैस में लगाएंगे। तो लाना सिंह ने बोला हाँ, पर मैंने वह जो है विलायत भिजवा दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लाना सिंह, 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? बोले तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले जाता हूँ। कह लाना सिंह खद्दंग में जो है घुस गया। और उसे संदेह नहीं रहा कि उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकरा गया। तो बोला कौन? जिससे टकराया वो बोला कौन? तो वो था वजीरा सिंह से वो टकरा गए। तो वजीरा सिंह बोल रहे हैं कि कौन है? तो बोल रहे हैं हाँ क्यों लहना, क्या कमायत आ गई, जरा तो आंख लगने दी होती। तो बोला अब इसके यहाँ से जो है, यहाँ से जो इस कहानी का जो है चौथा मोड़ स्टार्ट होता है। तो देखिए कि होश में आओ, कयामत आई है, लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या? तो लेफ्टिनेंट साहब या तो मेरे मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने उसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की। और सौहरा साफ उर्दू बोल रहा था, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया। तो अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, और उधर उन पर खुले में धावा होगा। मतलब हम लोग यहाँ खाई में धावा हम पर होगा और वहाँ जो है उन पर खुले में धावा होगा, ऐसा बोल रहे हैं। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। और अब बहुत दूर न गए होंगे, सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए। और खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पता तक न खरके, देर मत करो। तो बोला कि हुक्म तो यह है कि नहीं, हुक्म तो है कि यहीं। जब वो बोल रहे हैं कि उसको जाने के लिए, तो बोला हुक्म तो यहीं का है रहने का। तो बोल रहा है कि हुक्म की ऐसी तैसी, मेरा हुक्म जमादार लाना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ, तुम जाकर वहाँ जाओ, मेरी बात मानो, ऐसा बोल रहे हैं। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। तो 8 नहीं 10 लाख, ठीक, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ तुम यहाँ से, ऐसा बोल रहे हैं। लौटकर खाई के मुहाने पर लाना सिंह दीवार से चिपक गया और उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले और तीनों को जगह खंदक की दीवारों में घुसा दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। और तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा और बाहर की तरफ कर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर जो है देखने लगे। और बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लाना सिंह ने साहब की केहनी पर तानकर दे मारा और धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई जो है गिर गई। और लाना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गॉड, ओ माय गॉड कहते हुए चित हो गए। और लाना सिंह ने 3 गोले बीनकर
खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगरी के पास लाया। जेबों की तलाशी ली और 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकाल कर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। उसके बाद साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह ने हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधारी के जिले में नील गाय होती है और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं, और यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ाते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते हैं। लहना ने जो है पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जारे से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले और लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर माझे का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। औरतों को बच्चे होने की ताबीज बांटता था और बच्चे को दवाई देता था। चौधरी के बर के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था, जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए और गौ को नहीं मारते थे। हिंदुस्तान में आग आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। और मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है, ऐसा बात बोलता था। और डाक बाबू पोल्हू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूड़ दी थी और गांव से बाहर निकालकर कहा था, जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो मतलब खैर नहीं है। ठीक। और साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना सिंह की जांघ में लगी, और इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दिया और धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या हुआ? तो लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए और लहना ने साफा फाड़कर घाव की दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांध ली, और घाव जो है मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया और उतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में जो है घुस पड़े, और सिखों की बंदूक की बाढ़ ने पहले घाव को रोका और दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लहना सिंह तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे, और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे। और थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई वहां पे कि वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी की खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों की फायरिंग जर्मन की पीठ पर पड़ने लगे। इन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए और पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान जो है आग बरसाते थे, और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे, और पास आने पर पीछे वाले ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया था। और एक किलकारी और, अकाल सिखा दी फौज आई, और वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी दा खालसा, सत सिगरी अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। और 63 जर्मन या तो खेत रहे या कराह रहे थे। सिखों ने 15 के प्राण गए और सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली आर पार
निकल गई और लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी और उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूरा लिया और बाकी का साफा कसकर जो है कमरबंद की तरह लपेट लिया और किसी को खबर न हुई कि लहना सिंह के दूसरा भारी घाव लगा है। लहना सिंह के समय चांद निकल आया लड़ाई के समय जो है चांद निकल आया था और ऐसा चांद जिसका प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता था और वो हवा ऐसी चल रही थी कि जैसे बाणभट्ट की भाषा में हवा जो है ऐसी चल रही थी कि दंत विनोपदेशाचार्य कहलाती थी बाणभट्ट की भाषा में जो है, ठीक ना। और वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा कर सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। उसके बाद इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली और उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और दो बीमार ढोने की गाड़ियां चली जो कोई डेढ़ घंटे के अंदर आ पहुंची थी और फील्ड अस्पताल नज़दीक था और सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई और सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह जोर में बर्रा रहा था और वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे और यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम और सूबेदारनी की सौगंध जो इस गाड़ी में न चले जाओ। मतलब वहां से जाने के लिए बोधा को और सूबेदार को बोल रहा था, क्योंकि सूबेदार ने बोला था कि जिस तरह मेरी रक्षा की थी टांगे के नीचे आने से, उसी प्रकार जो है मेरे पति और मेरे बोधा की बेटे की रक्षा करना। तो उसने बोला, सूबेदार बोला, और तुम तो बोल रहे हैं कि मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना और जर्मन मुर्दों के लिए भी 2 गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास ही है, ऐसा वो बोल रहे हैं लहना सिंह। तो वजीरा सिंह बोले, अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी ही होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था मैंने वह कर दिया। यानी कि सूबेदार से बोल रहा है लहना सिंह कि माथा टेक देना, ठीक ना, और जब घर जाना तो उनसे बोल देना कि उसने जो कहा था मैंने कर दिया। तो उसने यही कहा था कि जिस प्रकार जो है मेरी जान टांगे के नीचे आने से बचाई थी, ठीक उसी प्रकार जो है युद्ध में मेरे पति और मेरे पुत्र बोधा की जो है रक्षा करना। और उसके बाद जो है गाड़ियां चल पड़ी थी और सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसे, साथ ही घर चलेंगे। मतलब तुम जो है मेरे और मेरे पुत्र की जान बचाए हो, तो लिखना क्या है, तुम भी मेरे साथ घर चलो और अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था सो, ठीक। अब जो है उसके बाद अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना, ऐसा सूबेदार जो है बोल रहे हैं। और गाड़ी के जाते ही लहना जो है लेट गया, वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद जो है खोल दे, तर हो रहा है, यानी कि और जो है भीग रहा है। अब यहाँ से जो है किस कहानी का 5वां मोड़ स्टार्ट होता है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति हुआ बहुत साफ हो जाती है। यानी जब भी किसी का मृत्यु होता है तो जीवन में जो कुछ भी घटना हुई रहती है वो सब कुछ सामने एकदम दिखाई देने लगता है, एकदम साफ हो जाती है।
और जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आने लगती है और सारे दृश्यों के रंग जो है साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। और लहना सिंह जो है 12 वर्ष का है और अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है और दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ हर कहीं से एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। और जब वह पूछता है तेरी कुरमाई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती है। और एक दिन उसने वैसे ही पूछा, उसने कहा हाँ कल हो गई, देखते नहीं रेशम सा फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को है दुख हुआ, क्रोध हुआ और ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद बोल रहे हैं लहना सिंह कि बजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। लहना अब जो है लहना सिंह 77 राइफल्स में जो है जमादार हो गया है और उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। न मालूम वह कभी मिली भी थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने पर वह अपने घर गया और वहां रेजिमेंट की अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चलो। और साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लामे पर जाते हैं, लौटते समय हमारे घर होते जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का पांव जो है रास्ते में पड़ता था, गांव जो है रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा और जो है चलते समय जब चलने लगे तो सूबेदार बेरे से निकलकर आया और बोला लहना सिंह, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा और सूबेदारनी मुझे जानती है, कब से? रेजिमेंट के क्वार्टर में तो कभी सूबेदार के घर के लोग नहीं रहे। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। असीम सुनी और लहना सिंह चुप हो गया। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुरमाई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूंटों वाला सालू। अमृतसर में भावों को टकराहट से मूर्छा खुली और करवट बदली और पसली का घाव जो है बह निकला। बजीरा पानी पिला दे, फिर उसने कहा था। स्वप्न चल रहा था, ये सब जो है स्वप्न चल रहा था। और सूबेदारनी जो है कह रही थी, मैंने तेरे आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का किताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है। पर सरकार ने हम तिमियों की घगरिया पलटन क्यों न बना दी। जी मैं भी सूबेदारनी के साथ चली जाती। एक बेटा है और फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही वर्ष हुआ था और उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। मतलब जो है ये सब सूबेदारनी कह रही है कि मेरा जो पुत्र है वह सिर्फ कैसर का है, वह सिर्फ जो है मतलब बहुत ही छोटा है और जो है उसे भी फौज में भर्ती हो गई और उसके पीछे जो है 4 गो उसको पुत्र भी हुआ था, लेकिन उसमें से एक भी नहीं बचा। सूबेदारनी जो है रोने लगी। अब दोनों जाते हैं वहाँ से। मेरे भाग, तुम्हें याद है कि एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था और तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यही मेरी क्या है भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबड़ी में चली गई और लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया और बजीरा सिंह पानी पिला दे, उसने कहा था। फिर जो है लहना का सिर अपनी गोद में रखे बजीरा सिंह बैठा है
और जब मांगता है तब बोलता क्या है, पानी पिला देता है। और आधे घंटे तक लहना जो है चुप रहा और फिर बोला, कौन कीरत सिंह? तो वजीरा सिंह ने कुछ समझकर कहा, हाँ। और भाइयों, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। अब हाँ, अब ठीक है। फिर बोला, पानी पिला दे। बस अब के हार में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठ कर आम खाना। जितना बड़ा मेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे जो है लगाया था आम को, पेड़ को, बोल रहा है। और वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। और कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा कि फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह। तो यह कहानी आपको कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना जो है बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और आगे हम मिलते हैं अगली वीडियो में कि उसने कहानी कहा था, कहानी कितने भागों में बटी हुई है, तो 5 भागों में बटी हुई है। और कहानी के जो है कितने भागों में युद्ध का वर्णन है, और कहानी के पात्रों की सूची तैयार करना है, और लहना सिंह का परिचय अपने शब्द में देना है, और पाठ से लहना सिंह और सूबेदारनी के संवाद को एकत्र करना है। इन सभी सारे सवालों का जवाब जो है अगली वीडियो में हम लेकर आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।